जय हिंद साथियों, हमारे YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं मध्य प्रदेश की जनजातियों के बारे में। आज हमारा ये पहला लेक्चर है। इस पे हम डिस्कस करेंगे मध्य प्रदेश की ट्राइब्स का इंट्रोडक्शन और कुछ इंपॉर्टेंट डेमोग्राफिक डेटा कि क्या क्या महत्वपूर्ण जनसांख्यिकी आंकड़े मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पूछे जाते हैं। ये यूनिट आपकी सिर्फ और सिर्फ राज्य सेवा के लिए नहीं, इसके अलावा आपके चाहे वन सेवा हो, असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर हो, चाहे मेडिकल सर्विसेज हो, इंजीनियरिंग सर्विसेज हो, कोई भी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा लिया जाने वाला पेपर है तो उसमें मध्य प्रदेश ट्राइब्स जरूर पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं अपने लेक्चर को और शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश ट्राइब्स के बारे में। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ट्राइब्स के अंतर्गत क्या क्या मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा सिलेबस डिसाइड किया गया है, क्या क्या पाठ्यक्रम निर्धारित किया गया है एमपीपीएससी के द्वारा। चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला टॉपिक दिया हुआ है मध्य प्रदेश में जनजातियों का भौगोलिक विस्तार। तो पहला टॉपिक है हमारा जियोग्राफिकल एक्सपांशन ऑफ ट्राइब्स इन मध्य प्रदेश, कि कहां पर किस कौन कौन सी जनजातियां फैली हुई हैं, इसके बारे में एक प्रश्न निश्चित पूछा जाता है। जैसे प्रश्न पूछा गया कि आपकी गोंड ट्राइब मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में निवास करती है, तो ऐसे प्रश्न जो पूछे जाएंगे दैट इज रिलेटेड टू जियोग्राफिकल एक्सपांशन ऑफ ट्राइब्स, जो जनजातियों के भौगोलिक विस्तार से संबंधित होंगे। दूसरा टॉपिक है हमारा जनजातियों से संबंधित संवैधानिक प्रावधान। ये सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका इस सिलेबस का। क्या टॉपिक है? टॉपिक है आपका कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिलेटेड टू ट्राइब्स, मतलब जनजातियों के लिए संविधान में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, संविधान में क्या क्या आर्टिकल, कौन कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जो जनजातियों के लिए संविधान में रखे गए हैं। जैसे चाहे वो उनके पॉलिटिकल डेवलपमेंट के लिए हो, चाहे वो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए हो, चाहे बात की जाए सोशल डेवलपमेंट के लिए। तो ये सब कुछ डिसाइडेड है हमारे आर्टिकल में, संविधान में। संविधान के अंतर्गत वही प्रोविजंस हमें पढ़ना है और इससे आप मान के चलिए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 110% प्रश्न पूछता है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। अगला है मध्य प्रदेश की प्रमुख जनजातियां, मेजर ट्राइब्स ऑफ मध्य प्रदेश इंक्लूडिंग पीवीटीजी, मतलब कि पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप, विशेष पिछड़ी जनजातियां, साथ ही साथ घुमंतु जनजातियां जो नोमैडिक ट्राइब्स हैं, जिन्हें विमुक्त जनजातियां भी कहा जाता है। इन सब जनजातियों के बारे में हमें पढ़ना है। फिर है अगला टॉपिक जनजातियों के कल्याण के लिए योजनाएं। ये भी बहुत महत्वपूर्ण, चाहे वो प्रीलिम्स के लिए हो, चाहे वो मेंस के लिए हो, चाहे वो इंटरव्यू के लिए हो, बिल्कुल पूछा जाने वाला प्रश्न है कि वेलफेयर स्कीम्स रिलेटेड टू ट्राइब्स, कौन कौन सी कल्याणकारी योजनाएं जनजातियों के विकास के लिए चलाई जाती हैं, वह चाहे रोजगार से हो, चाहे शिक्षा से हो, चाहे स्वास्थ्य से हो, एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन और हेल्थ, सब जितने भी क्षेत्र होते हैं सबको कवर किया जाता है ट्राइबल वेलफेयर स्कीम्स के अंतर्गत, और ये प्रश्न पूछा जाने वाला है। आगे बात करें मध्य प्रदेश की जनजातीय सांस्कृतिक परंपराएं, कल्चरल ट्रेडिशंस जो जो हैं, चाहे वो उनकी क्या क्या दिया है, आर्ट हो, फेस्टिवल हो, लैंग्वेज हो, डायलेक्ट हो या लिटरेचर हो, इन सब से संबंधित प्रश्न मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पूछा जाता है। आगे बात करें तो मध्य प्रदेश की जनजातियों का भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान, कंट्रीब्यूशन ऑफ ट्राइबल पर्सनालिटी इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, जो भी हमारे स्वतंत्रता संग्राम रहे हों, चाहे वो 1857 की क्रांति हो, चाहे वो असहयोग आंदोलन हो, चाहे वो भारत छोड़ो आंदोलन हो, जितने भी मूवमेंट चलाए गए हैं उन सब में जो आपकी ट्राइबल पर्सनालिटी हैं उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, इससे संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। अगला है राज्य के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व, मतलब इंपॉर्टेंट ट्राइबल पर्सनालिटी। ये टॉपिक भी बहुत महत्वपूर्ण है। ट्राइबल पर्सनालिटी से रिलेटेड भी टॉपिक से प्रश्न पूछा जाएगा। कैसे पर्सनालिटी, चाहे वो आपका हिस्टोरिकल हो जिन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल में साथ दिया, चाहे वो पॉलिटिकल हो जिन्होंने पॉलिटिक्स के फील्ड में काम किया हो, चाहे वो कल्चरल हो जिन्होंने आपके पेंटिंग से रिलेटेड हो, डांस से रिलेटेड हो, सिंगिंग के रिलेटेड हो या लिटरेचर से रिलेटेड हो, कोई भी काम किया हो, उन सबको हमें पढ़ने की आवश्यकता है। अगला टॉपिक है मध्य प्रदेश जनजातियों से संबंधित प्रमुख संस्थान, संग्रहालय और प्रकाशन, मतलब ट्राइबल पब्लिकेशंस, जो भी उन्होंने बुक लिखी होंगी, मैगजीन्स लिखी होंगी, उनके बारे में। म्यूजियम्स, संग्रहालय, जैसे आपसे पूछा जा सकता है बादल भोई जनजातीय संग्रहालय किस जिले में अवस्थित है। प्रश्न पूछा जा सकता है संस्थान से रिलेटेड, जैसे प्रश्न पूछा गया पिछली बार मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में NIRTH, आपका नेशनल
इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च इन ट्राइबल हेल्थ, जनजातियों के स्वास्थ्य से संबंधित अनुसंधान हेतु जो आपका राष्ट्रीय संस्थान है वह मध्य प्रदेश के किस जिले में अवस्थित है? यह प्रश्न पूछा गया है। तो ये आपके कहाँ से पूछा गया? तो पूछा गया संस्थान से रिलेटेड। तो ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं आपके ट्राइब से रिलेटेड। एक आखिरी टॉपिक इसी में जोड़ दिया गया है, मध्य प्रदेश की लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य, फोक कल्चर एंड फोक लिटरेचर। अब इसमें क्या पूछा जाएगा? तो इसमें दोस्तों पूछा जाएगा आपका फोक डांस, लोक नृत्य, फोक सॉन्ग, लोक गायन, फोक पेंटिंग, लोक चित्रकला। तो इस संबंधित प्रश्न आपके ये वाली यूनिट में, जो आपको यूनिट नंबर 2 में भी दिखता है, वही आपको यहाँ भी मिलता है। तो दोस्तों ये थे आपके प्रश्न जिससे लगभग 10+ आएगा मार्क्स आपको MPPSC के किसी भी पेपर में। अब ये कैसे 10+ कैसे दिखेगा? क्योंकि 10 नंबर की तो यही यूनिट हो गई। इसके अलावा यूनिट नंबर 2 जो MPPSC की है उसके अंतर्गत भी आपको 2 से 3 प्रश्न दिखते हैं ट्राइब से रिलेटेड। तो ये यूनिट इतनी महत्वपूर्ण है और इसको हम साथ में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आपके ट्राइब्स के बारे में। सबसे पहले मैंने आपको बताया था आज हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन के बारे में कि ट्राइब्स होती क्या है, जनजाति है क्या, इसके बारे में बात करते हैं। चलिए एक परिभाषा बनाने का प्रयास करते हैं कि एक्चुअल में शेड्यूल्ड ट्राइब किसे कहा जाता है, किसे कहते हैं जनजाति। तो सबसे पहले प्रश्न उठ रहा है कि जनजाति है क्या, किसे कहा जाता है? सबसे पहले प्रश्न उठता है जनजाति किसे कहते हैं। तो चलिए दोस्तों बनाते हैं एक परिभाषा जनजाति की क्या होती है। तो हम एक परिभाषा बनाने का प्रयास कर रहे हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये लोग ट्राइब्स रहते कहाँ हैं। तो बेसिकली ये लोग निवास करते हैं फॉरेस्ट या हिली रीजन्स में, मतलब कि मुख्य रूप से जंगल या पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करने वाले लोगों को कहा जाता है शेड्यूल्ड ट्राइब। अब बात करें अगला, दे हैव स्पेसिफिक कल्चर, इनकी एक विशिष्ट संस्कृति होती है। मतलब पहला कि वो जंगल या पहाड़ी वाले क्षेत्रों में निवास करते हैं, दूसरा इनकी एक स्पेसिफिक कल्चर, जैसे गाने का ट्रेंड अलग है, विवाह करने का ट्रेंड अलग है, तो अलग अलग आपका कल्चर हो गया। फिर बात करें तो एक तो स्पेसिफिक जियोग्राफिकल एरिया है जो कि मेन स्ट्रीम ऑफ द सोसाइटी से अलग रहेगा। आपकी जो समाज की मुख्य धारा है उससे कटे हुए लोग हैं ये आपके शेड्यूल्ड ट्राइब। अगर जो बात करें तो इनका एक सेपरेट इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, जैसे शिकार करते हैं। शिकार करने को भी कुछ जनजातियां अपना धर्म मानती हैं, तो आर्थिक गतिविधियां भी सामान्य रूप से अलग होती हैं। कुछ जनजातियां हल चलाने को भी पाप समझती हैं कि हमें धरती में हल नहीं चलाना चाहिए तो खेती नहीं करेंगे। तो इस प्रकार हम सोच रहे हैं कि एक ट्राइब की परिभाषा जो होनी चाहिए वो होनी चाहिए कि ऐसे लोग, एक और देख लेते हैं कि सोशली एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, मतलब सामाजिक और आर्थिक पिछड़ापन। ये हमने परिभाषा बनाने का एक प्रयास किया है कि कैसे ट्राइब्स हो सकते हैं। कि क्या देखा हमने 4-5 चीजें मेनली क्या देखा कि जो फॉरेस्ट या हिली रीजन में रहते हैं, मतलब एक
डिफरेंट इनका जियोग्राफिकल एरिया है, हमने देखा इनका कल्चर अलग है, हमने देखा इनकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज अलग हैं, इनकी भाषा अलग है, इनका पूरी तरह से जो भी ये कार्य कर रहे हैं वो थोड़ा सा मेन सोसाइटी से डिफरेंट है। हमने ऐसी एक परिभाषा तैयार करी। क्या ये परिभाषा भारतीय संविधान मान्य करता है? क्या भारतीय संविधान में सेम यही परिभाषा लिखी हुई है? तो चलिए हम उसके बारे में भी डिस्कस करते हैं कि क्या कहता है भारतीय संविधान। एक चीज और आप देख लीजिएगा, एक हमने चंदा कमेटी बनाई जो कि अनिल चंदा की अध्यक्षता में बनाई गई, और इस कमेटी ने 1960 में अपनी एक परिभाषा बताते हुए कुछ स्टैंडर्ड सेट किए कि ट्राइब्स क्या होती हैं, जनजाति होने के कुछ मानदंड तय किए, वो बताते हैं। सबसे पहला है भौगोलिक एकाकीपन, मतलब कि जियोग्राफिकल आइसोलेशन, ये होना चाहिए पहला परिभाषा। ये आपको दिख रहा होगा जियोग्राफिकल आइसोलेशन। दूसरा है विशिष्ट संस्कृति, मतलब स्पेसिफिक कल्चर होगा उनका। फिर है आदिम जाति के लक्षण, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रिमिटिव रेस। फिर है आपका पिछड़ापन, बैकवर्डनेस, और साई नेचर, संकोची स्वभाव। ये आपके ट्राइब्स की जो चंदा समिति द्वारा रिकमेंड की गई कुछ स्टैंडर्ड पॉइंट हैं। क्या संविधान ने इसको माना? क्या संविधान ने इन्हीं शब्दों का प्रयोग किया, अनुसूचित जनजाति के लिए यही परिभाषा बनाई? तो जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस प्रकार की परिभाषा आपको संविधान में मिलने के लिए नहीं मिलेगी। तो संविधान में जो परिभाषा है उसके बारे में बात करें तो सबसे पहले मैं आपको एक परिभाषा बनाने का, जो भारतीय संविधान बताता है उसके कुछ सिंपल सा बैकग्राउंड में देखते हैं कि क्या दिया हुआ है। आपको पता होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, भारतीय संविधान में स्पेसिफिक एक आर्टिकल बना हुआ है, आर्टिकल 366, दैट इज मेनली रिलेटेड टू डेफिनेशन। परिभाषाओं से संबंधित ये आर्टिकल है आपका, परिभाषाओं से संबंधित ये आर्टिकल है आपका कौन सा? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 366। इसी के अंतर्गत कहीं ना कहीं तो शेड्यूल ट्राइब को भी परिभाषित किया गया होगा। किया गया होगा कि नहीं, आप बताइए। बिल्कुल किया गया होगा। और यह शेड्यूल ट्राइब की परिभाषा दी गई आर्टिकल 366 के खंड 25 में, 25th पार्ट ऑफ आर्टिकल 366, आर्टिकल 366 के 25 में एसटी को परिभाषित किया गया। तो दोस्तों क्या परिभाषा लिखी गई हम ये देख लेते हैं। हमने परिभाषा बनाने का प्रयास किया था। हमने शुरू में कहा जो लोग मेन सोसाइटी, जो मेन स्ट्रीम ऑफ द सोसाइटी है उसका पार्ट नहीं है, जो लोग जियोग्राफिकल एरिया उनका डिफरेंट होता है, जो अलग एक्टिविटी करते हैं, इकोनॉमिक हो चाहे वो कल्चर से रिलेटेड हो, उनको कहा जाएगा शेड्यूल ट्राइब। तो क्या संविधान भी यही कहता है? तो जी हाँ, ये परिभाषा संविधान में नहीं, संविधान में कुछ और परिभाषित किया गया। हम देखते हैं आर्टिकल 366 को 25 डिफाइन करता है शेड्यूल ट्राइब को, लेकिन जब हम यहाँ पहुँचते हैं तो हमें एक नया आर्टिकल मिलता है, आर्टिकल 342। अब ये क्या लिखा हुआ है इसमें? इसमें लिखा हुआ है कि आप जाएंगे आर्टिकल 366 के 25 में तो आपको एक मिलेगा आर्टिकल 342। आर्टिकल 342 इज रिलेटेड टू लिस्ट ऑफ द शेड्यूल ट्राइब। आपको यहाँ पर एक सूची मिलेगी, जिस सूची में आपको कुछ शेड्यूल ट्राइब्स का नाम मिलेगा। क्या मिलेगा? नाम मिलेगा। और अगर जो उस शेड्यूल ट्राइब में उस ट्राइब का नाम लिखा हुआ है, लिस्ट में शेड्यूल ट्राइब का नाम लिखा हुआ है, तो शेड्यूल ट्राइब है, अन्यथा वो शेड्यूल ट्राइब नहीं है। ये कहता है आर्टिकल 366 का 25। मतलब उसने परिभाषा कुछ नहीं बताया, बस कहा कि हम आर्टिकल 342 में एक लिस्ट बनाकर रख दिए हैं, आप जाइए देखिए उसमें जिस शेड्यूल ट्राइब का नाम लिखा है वो शेड्यूल ट्राइब है, अदरवाइज वो शेड्यूल ट्राइब नहीं है। ये कहता है आर्टिकल 366 का 25। हमने कुछ परिभाषा बताई लेकिन संविधान कुछ और परिभाषा बताता। तो हमें जिज्ञासा हुई कि चलिए भैया आर्टिकल 342 देख लेते हैं। आर्टिकल 366 का 25 हमें सिर्फ और सिर्फ डिफाइन करने की बात किया और परिभाषा के नाम पे हमें दिया
आर्टिकल 342। तो आर्टिकल 342 क्या कहता है? आर्टिकल 342 कहता है कि ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, ऑन द एडवाइस ऑफ, या रिकमेंडेशन ऑफ, रिकमेंडेशन ज्यादा बेटर वर्ड है क्योंकि सिफारिश कर रहा है, सलाह दे रहा है, तो सिफारिश, ऑन द एडवाइस ऑफ गवर्नर, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर, प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट, प्रेसिडेंट और पार्लियामेंट, on the advice of, on the recommendation of governor, president or parliament can notify or denotify, notify or denotify to any caste of the state, कौन से स्टेट? पर्टिकुलर वही स्टेट जिसका गवर्नर रिकमेंड कर रहा है, सिफारिश कर रहा है, वही स्टेट, ऑफ द स्टेट एज शेड्यूल्ड ट्राइब्स। अब क्या मतलब हुआ इसका, चलिए जानते हैं। लिखा हुआ है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नर, ऑन द एडवाइस ऑफ गवर्नर, राज्यपाल की सिफारिश पर, राज्यपाल की सलाह पर, प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति, पार्लियामेंट मतलब संसद, कैन नोटिफाई और डी नोटिफाई टू एनी कास्ट ऑफ द स्टेट एज शेड्यूल्ड ट्राइब। मतलब क्या हुआ कि राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति या पार्लियामेंट, राष्ट्रपति या संसद किसी भी जाति को, उसी पर्टिकुलर राज्य के किसी भी जाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में नोटिफाई मतलब अधिसूचित, और डी नोटिफाई, नोटिफाई मतलब अधिसूचित, और डी नोटिफाई मतलब गैर अधिसूचित। अब इसका मतलब क्या हुआ? मतलब यहां पर राष्ट्रपति किसी भी जाति को अधिसूचित मतलब कि उस शेड्यूल ट्राइब की लिस्ट में, क्योंकि आर्टिकल 342 इज रिलेटेड टू लिस्ट ऑफ द शेड्यूल ट्राइब, उस लिस्ट में राष्ट्रपति अधिसूचित मतलब जोड़ भी सकते हैं और उससे गैर अधिसूचित मतलब हटा भी सकते हैं। दोनों काम है भैया, हटाने का भी, जोड़ने का भी। तो क्या मध्य प्रदेश में जोड़ी तो गई जनजातियां, क्या हटाई भी गई? ये प्रश्न आ रहा है। क्या मध्य प्रदेश में किसी जनजाति को राष्ट्रपति ने हटाया भी? तो आपको पता होगा अभी हमारे मध्य प्रदेश में कुल 43 शेड्यूल ट्राइब्स हैं। वर्तमान में कितनी हैं? कितनी हैं? तो है 43। इससे पहले कितनी थी? तो पहले हुआ करती थी 46। इनमें से 3 को डीनोटिफाई किया गया। डीनोटिफाई मतलब हटा दिया गया, किससे? शेड्यूल ट्राइब के दर्जे से, और वो हैं आपकी कीर, पारधी और मीणा। अब प्रश्न उठता है कि हटाया कब गया? तो इनको हटाया गया 8 जनवरी 2003, 8 जनवरी 2003 को महामहिम एपीजे अब्दुल कलाम जी, उस समय पे हमारे राष्ट्रपति हुआ करते थे, उसी समय पर हटाया गया। 3 जनजातियों को संवैधान, 3 जनजातियों को जनजाति का दर्जा समाप्त किया गया। ये है आपका आर्टिकल 342 के अंतर्गत। मतलब जोड़ा भी जा रहा है, हटाया भी जा रहा है। कहाँ हमने परिभाषा बनाने के प्रयास किया था, कहाँ परिभाषा दी हुई है और किस प्रकार की चीज लिखी हुई है, ये रिकमेंडेशन होती हैं, ये चीजें बनती हैं, इसके लिए प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया के तहत इसको बताया जाता है। अब वो प्रक्रिया क्या है हम आगे देखेंगे। चलिए अब बात करते हैं क्या दिया है, क्या कहता है भारतीय संविधान। मैंने आपको बता दिया आर्टिकल 366 का 25 ये सब बता रहा है कि वही सब जनजातियां होंगी। संवैधानिक भाषा में लिखा है कि अनुसूचित जनजातियां ऐसी जनजातियां या जनजातीय समुदाय अथवा ऐसी जनजातियों जनजातीय समुदायों के भाग या उन समूह से अभिप्रेत है जिन्हें भारतीय संविधान के प्रयोजनों के लिए अनुच्छेद 342 के अधीन अनुसूचित जनजातियां समझा जाता है। मतलब साफ साफ ये संवैधानिक भाषा में, आपके कानूनी भाषा में लिखा हुआ है। मैंने आपको सिंपल भाषा में समझाने का प्रयास किया कि आर्टिकल 342 में जाइए, लिस्ट देखिए, लिस्ट में नाम है तो अनुसूचित जनजाति है, नहीं है तो नहीं है, सिंपल। मतलब लिस्ट कहाँ मिल रही है? आर्टिकल 342 में।
आर्टिकल 342। अब यहाँ पर दो प्रकार के मैंने आपको वहां पे बताया कि चाहे वो राष्ट्रपति करे या संसद करे, अल्टीमेटली लास्ट में तो राष्ट्रपति को ही करना पड़ता है, संसद के बाद भी राष्ट्रपति को, पर दोनों को पावर दी गई। आर्टिकल 342 के 1 के तहत ये चीज आपको बताई गई और आर्टिकल 342 के 2 के तहत ये बात आपको बताई गई। पर पावर किसके पास है? राष्ट्रपति के पास और संसद के पास। ये कहता है आर्टिकल 342, मैंने आपको बता दिया क्या लिखा है कि राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल के परामर्श करने के बाद एक सार्वजनिक अधिसूचना के माध्यम से उन जनजातीय समुदायों को सूचीबद्ध करते हैं। अब उसको सूचीबद्ध मतलब जोड़ने का भी लिखा हुआ है और हटाने का भी लिखा हुआ है, तभी आपको मिलेगी शेड्यूल ट्राइब। मैंने आपको ये बता दिया। अब बात आती है कि कैसे मिलता है अनुसूचित जनजाति का दर्जा, कैसे मिलेगा दर्जा। मैंने आपको बताया सबसे पहले स्टेट लेजिस्लेचर से एक बिल पास कराया जाएगा और वो बिल पास होने के बाद गवर्नर के बाद वो जाएगा सेंट्रल में वहां पे काम करेंगे, आपके जनजातियों से संबंधित मंत्री काम करते हैं। इसके अलावा वहां पर एक आपका जनजातियों से संबंधित कमीशन काम करता है जिसका नाम है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। ये सब विचार विमर्श करते हैं। उसके बाद बात पहुंचती है पार्लियामेंट में, संसद में, और संसद में इस पे चर्चा होने के बाद बात जाती है राष्ट्रपति के पास और वहां से सिग्नेचर होने के बाद कोई भी ट्राइब को ट्राइबल स्टेटस मिल जाता है। एक प्रक्रिया है जिसके तहत अनुसूचित जनजाति को ट्राइबल का दर्जा दिया जाता है। हम बार बार एक ही शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, शेड्यूल ट्राइब, अनुसूचित जनजातियां। तो दोस्तों, हम जब बात कर रहे हैं शेड्यूल ट्राइब की, पहले इस शब्द का प्रयोग नहीं हुआ करता था। शेड्यूल ट्राइब शब्द का प्रयोग नहीं हुआ करता था। यह शब्द तो दिया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने, भारतीय संविधान ने, और भारतीय संविधान में आया 1950 जब लागू हुआ। एक्चुअल में यह शब्द पहली बार अगर जो आपसे पूछा जाए ऑफिशियली कब यूज किया गया, तो आया था आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत शासन अधिनियम 1935 में पहली बार अनुसूचित जनजाति शब्द का प्रयोग किया गया था। ये आप याद रखिएगा। पर भारतीय संविधान में मान्यता दी गई इसको अनुसूचित जनजाति के रूप में। लेकिन बात उठती है कि इससे पहले इनको क्या कहा जाता था, किस शब्द से इनको संबोधित किया जाता था, क्योंकि अनुसूचित जनजाति तो हमें 1950 के भारतीय संविधान में मिली। आर्टिकल 366 का 25 जब बना तब हमें परिभाषा मिली, तो उससे पहले क्या कहा जाता था। तो दोस्तों, उससे पहले शब्द बहुत सारे प्रयोग किए गए, जैसे एक है आपका आदिवासी। आदिवासी शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया ठक्कर बापा जी के द्वारा। पहली बार आदिवासी शब्द का प्रयोग किया गया ए.बी. ठक्कर या ठक्कर बापा के द्वारा, जिन्हें आदिवासियों को मसीहा कहा जाता है, इनके द्वारा पहली बार प्रयोग किया गया आदिवासी। इसके अलावा काका कालेकर, हर्बर्ट रिजले, लेसी और एल्विन ने भी कहा है आपका इनको आदिवासी। तो ये क्या किस नाम से जाने गए हैं? आदिवासी नाम से। इन्हें कहा गया है पहाड़ी। पहाड़ी किसने कहा? तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने कहा पहाड़ी। किसने कहा? जॉर्ज ग्रियर्सन ने इन्हें पहाड़ी कहा है। फिर पिछड़े हिंदू मतलब बैकवर्ड हिंदू कई बार प्रश्न पूछा गया है। ये जीएस घुरिये सर ने कहा। किसने कहा? जीएस घुरिये मतलब कि गोविंद सदाशिव घुरिये। इन्होंने इन्हें पिछड़े हिंदू कहा। विलीन मानवता सबमर्ज ह्यूमैनिटी, डॉक्टर दास एंड दास के द्वारा कहा गया सबमर्ज ह्यूमैनिटी, विलीन मानवता। आपको दलित वर्ग या डिप्रेस्ड क्लास अंग्रेजों के द्वारा दिया गया नाम डिप्रेस्ड क्लास। गिरिजन, ये महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया गिरिजन। हरिजन कहा उन्होंने एससी को, और गिरिजन कहा किसे? एसटी को। और अनुसूचित जनजाति, ये भारतीय संविधान, मैंने आपको शुरुआत में बताया भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजाति आया 1950 में। तो ये थे जनजातियों के कुछ अलग अलग नाम। अब बात करते हैं, ये आपको कुल कितनी जनजातियां हैं? 212 जनजातियां हैं। ये दिया हुआ है कि शेड्यूल शब्द हिंदी जो आपका अनुसूचित शब्द है वो शेड्यूल से लिया गया है, सूचीबद्ध किया गया, क्योंकि इनको संविधान में इसीलिए इनको शेड्यूल्ड कहा जाता है।
टोटल 212 1950 में जनजातियां थी। ये आपका ये जनजातीय परिदृश्य है कि कहाँ पर किस प्रकार की जनजातियां, ये टॉपिक हम आगे देखेंगे। क्योंकि जियोग्राफिकल एक्सपांसन दिया है तो हम उसमें डिस्कस ही करेंगे कि कहाँ पे कौन सी ट्राइब्स पाई जाती है। मेनली आप देख लीजिए, वेस्टर्न मध्य प्रदेश में आपको भील दिखेगी, सदर्न में मेनली गोंड, और आपका सदर्न ईस्ट में बैगा, गोंड बैगा दोनों जगह। कोल आपको ईस्टर्न मध्य प्रदेश में मिलेगी। आपको नदर्न में मध्य प्रदेश में मेनली आपको सहरिया ट्राइब दिखेगी। आपको कोरकू आपके होशंगाबाद बेल्ट के आसपास, छिंदवाड़ा के आसपास दिखेंगे। और कुछ जो भी इनकी सब ट्राइब्स हैं वो थोड़े थोड़े जगह फैली हुई आपको मिलेगी। ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, आप देख लीजिएगा। अब हम बात करते हैं डेमोग्राफिक डेटा के बारे में। किसके बारे में? जनसांख्यिकीय आंकड़ों के बारे में, ट्राइब से रिलेटेड। और ये 2011 के जो सेंसस है, हमारा 2011 की जनगणना है, उसके आधार पर जो हमारे पास डेटा है, क्योंकि प्रश्न इससे भी पूछा जाएगा। सबसे पहले बात करें मध्य प्रदेश में कि अनुसूचित जनजातियों की कितनी जनसंख्या है, तो वह है 1,53,16,784 153,16784। कभी कभी इसको 1.53 करोड़ भी डायरेक्ट पूछा जा सकता। अब टोटल पॉपुलेशन है 726,809, मतलब 726,809 में से 153 ये है, मतलब लगभग 21.09% आपको क्या मिलेगी, तो मिलेगी आपको शेड्यूल्ड ट्राइब। मतलब मध्य प्रदेश का हर पांचवा व्यक्ति आपको अनुसूचित जनजातीय वर्ग से मिलेगा। इसका मतलब यही हुआ 21%, मतलब पांचवा व्यक्ति। कभी ऐसे भी पीएससी डायरेक्ट प्रश्न पूछ लेता है, आपको 4 कथन देगा, उनमें से पूछेगा कौन सा सही है कौन सा गलत, तो कंफ्यूज मत होइएगा। फिर है आपका कि कहाँ पे पश्चिमी क्षेत्र में मैक्सिमम 36%, दक्षिण मध्य में 23, पूर्व में 14, उत्तरी में 1 और अन्य क्षेत्रों में 25। मतलब मैक्सिमम कहाँ, तो वेस्टर्न मध्य प्रदेश आपका पूरी तरह से ट्राइब्स से घिरा हुआ क्षेत्र है। अगर जो देखा जाए कि मैक्सिमम कौन सी पॉपुलेशन है आपके, सबसे पहले आप याद रखिएगा, अगर जो हम बात करें भारत में सर्वाधिक मध्य प्रदेश की स्थिति देख लें, तो ट्राइब्स में पॉपुलेशन बेसिस पर हम पहले नंबर पर आते हैं। जनसंख्या के आधार पर काउंट करेंगे, गिनती के आधार पर पहले नंबर पर आते हैं, लेकिन परसेंटेज बेसिस पर हम 13वें नंबर पर आते हैं। याद रखिएगा किस नंबर पर, 13 नंबर पर। अब बात करें मैक्सिमम पॉपुलेशन किस ट्राइब की है, तो पहले नंबर पर आता है भील, दूसरे पर गोंड, तीसरे पर कोल, चौथे पर कोरकू, पांचवें पर सहरिया, छठवें पर बैगा। ये क्रम है आपके ट्राइब्स का। आपको 3 याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, भील, गोंड, कोल। इसके अलावा कोरकू, सहरिया, बैगा भी आपके आते हैं। 39% लगभग आपकी भील ट्राइब है, जो कि वेस्टर्न मध्य प्रदेश में आपको धार, अलीराजपुर, झाबुआ, बड़वानी, खरगोन, खंडवा, मंदसौर, नीमच, रतलाम, इस तरफ आपको दिखेंगे भील ट्राइब। उसके अलावा गोंड 33.25, गोंड का विस्तार आप मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग तक, मध्य वाला मध्य प्रदेश है वहां से लगभग आप पूर्वी भाग तक चलिए, आपको मेनली गोंड ट्राइब का ही एक्सपांसन देखने को मिलेगा। संपूर्ण मध्य प्रदेश में नर्मदा घाटी के, नर्मदा वैली के दोनों ओर आपको गोंड ट्राइब मिलेगी। 7.62% कोल ट्राइब है, जो पूर्वी मध्य प्रदेश आपका विंध्य क्षेत्र है, रीवा, सतना, सीधी, सिंगरौली, उस क्षेत्र में मिलेगी। कोरकू आपका 4.77% और सहरिया 4%। ये आपके मेनली ट्राइब्स हैं। यहाँ पर हमने देखा कि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, लार्जेस्ट ट्राइब देख लेते हैं। हमें मिला कि लार्जेस्ट ट्राइब है आपकी भील ट्राइब। कौन सी ट्राइब? भील ट्राइब। सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो भील जनजाति है। पर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग वर्ष 2020 वन सेवा मेंस परीक्षा, जो कि ऑब्जेक्टिव ही होती है, उसमें पूछा गया प्रश्न कि आपका लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप कौन सा है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय। 2 प्रश्न हुए। पहला, सबसे बड़ी जनजाति, क्या प्रश्न हुआ कि सबसे बड़ी जनजाति कौन सी, हमें उत्तर मिल गया
भील जनजाति। प्रश्न हो गया कि सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय, सबसे बड़ा जनजातीय समुदाय, और हमें उत्तर मिल गया गोंड। मतलब जनजाति कौन सी बड़ी है, तो भील बड़ी है। जनजातीय समुदाय कौन से बड़ा है, तो गोंड जनजातीय समुदाय बड़ा है। अंतर क्या है दोनों में? देखिए दोस्तों, जो जनजाति बनती है वो तो एक मुख्य जनजाति होती है। मुख्य जनजाति सिर्फ जनजाति होती है, लेकिन इसके साथ में अगर जो आपकी इसकी उपजातियां जोड़ देते हैं, सब ट्राइब्स जोड़ देते हैं, तो आपकी मेन ट्राइब के साथ में सब ट्राइब्स जुड़कर बना देती है आपकी जनजातीय समुदाय। क्या बनाता है? जनजातीय समुदाय। और इसी आधार पर जनजातीय समुदाय में गोंड बड़ा है, मतलब भील और उसकी सब ट्राइब्स को मिलाकर जो पॉपुलेशन बन रही है एज कंपेयर टू गोंड और उनकी सब ट्राइब्स, तो भील वाली सब ट्राइब्स के साथ में कम पड़ रही है एज कंपेयर टू गोंड एंड देयर सब ट्राइब्स। ओके, तो ये है लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप आपका कौन सा, तो वो है आपका गोंड। यही आपको बताया जनजातीय और जनजातीय समुदाय में अंतर। मतलब अगर जो भील की संख्या हम मान लेते हैं 100 है और गोंड की संख्या मान लेते हैं 75 है, तो बड़ा कौन हुआ? भील बड़ा हुआ। लेकिन अगर जो उपजातियों को मिला देते हैं 100 भील और उसकी उपजातियां मान लेते हैं 200 हैं, तो टोटल पॉपुलेशन होगी 300। लेकिन अगर जो यहीं पर गोंड 75 है और उसकी उपजातियां 250 है, तो इसकी संख्या हो जाएगी 325। मतलब कि उपजातियों के बेसिस पर गोंड बड़ा है। तो मतलब जनजातीय समूह मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा गोंड है, जनजातीय मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी भील है। दोनों में याद रखिएगा, मध्य प्रदेश ऐसे ही प्रश्न पूछता है और हम कंफ्यूज होते हैं पेपर में और गलतियां करते हैं। तो आपको विशेष ध्यान रखना है, ये छोटी छोटी सिली मिस्टेक्स आपको नहीं करनी है, क्योंकि आपकी एक छोटी गलती आपका 1 वर्ष बर्बाद कर सकती है। आगे देखते हैं कुछ अन्य डेमोग्राफिक डेटा के बारे में। सबसे पहले जनजातीय जनसंख्या पूरे देश में 10.45 करोड़ है, जिसमें 1.53 करोड़ मध्य प्रदेश में पाई जाती है। जनजातीय पुरुषों की जनसंख्या 5.25 करोड़ भारत में और 77.19 लाख आपको मध्य प्रदेश में। महिलाओं में 5.19 और मध्य प्रदेश में 75.97। अगर जो देखा जाए परसेंटेज में 8% के आसपास इंडिया में है, तो 21% के आसपास मध्य प्रदेश में। जनसंख्या दशकीय वृद्धि आपके 2001 की तुलना में 2011 तक आते आते क्या जनसंख्या वृद्धि हुई ट्राइब्स की, तो भारत में 23.6% और इंडिया मध्य प्रदेश में 25.02%। लिंगानुपात इंडिया में 990, मध्य प्रदेश में 984। ये आपका सेक्स रेशियो है। मतलब क्या हुआ कि 1000 की एसटी मेल पॉपुलेशन में फीमेल पॉपुलेशन के नंबर्स एवरेज निकाला तो आया 984। प्रश्न पूछा जाने वाला। वहीं लिटरेसी 58.95% है आपकी इंडिया में और 50.6 कहें या 50.55% है मध्य प्रदेश में। अगर जो पॉपुलेशन डेंसिटी देखा जाए तो 50 है आपके मध्य प्रदेश में और 32 है आपके इंडिया में। इसका मतलब क्या हुआ, पर वर्ग किलोमीटर कितने ट्राइब्स निवास करते हैं मध्य प्रदेश में, कितने भारत में, ये आपका एवरेज निकलता है। टोटल जनजातियां भारत में 705 और मध्य प्रदेश में 43। ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, इस टेबल से भी एक प्रश्न पूछा जाएगा। आगे बात करें मध्य प्रदेश में ट्राइबल पॉपुलेशन कहां पर सबसे ज्यादा, किन जिलों में, संख्या के बेस पर, किन जिलों में, परसेंटेज के बेस पर। तो सबसे पहले मैक्सिमम पॉपुलेशन आपके एक एक जिले याद रखें, तो मैक्सिमम है आपके धार में संख्या के आधार पर, परसेंटेज बेसिस पर अलीराजपुर। और न्यूनतम पूछा जाए तो भिंड ही आएगा, चाहे संख्या पूछे चाहे आप परसेंटेज पूछे। अब धार के बाद कौन सा जिला, तो बड़वानी, बड़वानी के बाद झाबुआ। वहीं परसेंटेज में अलीराजपुर, झाबुआ और बड़वानी। देख लीजिए मैक्सिमम पॉपुलेशन धार 12.2 लाख, फिर आपका बड़वानी 9.6, झाबुआ 8.9। तो धार, बड़वानी, झाबुआ ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। वहीं परसेंटेज बेसिस पर अलीराजपुर, झाबुआ
और बड़वानी। मतलब अलीराजपुर लगभग वहाँ की 89% पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल्ड ट्राइब्स को बिलोंग करती है। तो ये है आपका अलीराजपुर। वहीं मिनिमम में भिंड, दतिया, मुरैना ऑन द बेसिस ऑफ नंबर और ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज भिंड, मुरैना, दतिया। भिंड, दतिया, मुरैना और भिंड, मुरैना, दतिया। ये आपको कैसे याद होगा? आपको जब मैप याद होगा मध्य प्रदेश का तो आपको ये जिले भी याद आएंगे कि कैसे कौन से जिले हैं, कहाँ पर अवस्थित हैं। इसलिए मध्य प्रदेश का मैप याद रखना, मानचित्र याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात आती है कि किसी भी जनजाति को अगर जो हमें नोटिफाई करना है तो क्या क्या उसके लिए स्टैंडर्ड होने चाहिए। तो पहला है वनों पर निर्भर आजीविका। दूसरा, कृषि की पुरातन पद्धति, ओल्ड सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर या ओल्ड एग्रीकल्चरल सिस्टम। स्टेबल और डिक्रीजिंग पॉपुलेशन, लो रेट ऑफ लिटरेसी या लो लिटरेसी रेट, या रिमोट जियोग्राफिकल एरिया जहां वो निवास करते हैं। ये है आपका विशेष पिछड़ी जनजाति होने के कुछ मानदंड। अब विशेष पिछड़ी जनजातियां क्या होती हैं? ये होती हैं आपकी पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप। तो विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए एक तो जनजातियां हैं, उसके अंदर भी कुछ विशेष पिछड़ी हैं वो वाली। मतलब कुछ जनजातियां धीरे धीरे बढ़ती जा रही हैं, उनका विकास हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है, मेन स्ट्रीम की ओर आगे बढ़ रही हैं। पर कुछ बहुत ही पिछड़ी हैं, उनके लिए वर्ष 1973 में एक यूएन ढेवर आयोग बना। ढेवर आयोग, उसने इनको आदिम जनजाति नाम दिया था, लेकिन बाद में वर्ष 2006 में इनका नाम बदल कर दिया गया विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समुदाय, पीवीटीजीज, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। अब बात करें मध्य प्रदेश में कौन कौन से ऐसे जनजातियां हैं जिन्हें पीवीटीजी के अंतर्गत रखा गया है। इंडिया में कुल 75 पीवीटीजी हैं। मध्य प्रदेश में 3 जनजातियों को विशेष पिछड़ी जनजाति का दर्जा दिया गया है। वो है आपका बैगा, भारिया और सहरिया। इनके डेवलपमेंट के लिए कुछ क्षेत्र अधिसूचित किए गए हैं, विकास प्राधिकरण बनाए गए हैं। तो कौन कौन से हैं? बैगा, भारिया, सहरिया। बैगा के लिए बैगा जनजाति विकास प्राधिकरण, भारिया जनजाति विकास प्राधिकरण और सहरिया जनजाति विकास प्राधिकरण। कुल आपके 11 ऐसे विकास प्राधिकरण बनाए गए हैं 15 जिलों को कवर करते हुए। तो ये थे आपके कुछ जनजातियों से संबंधित प्रमुख इंट्रोडक्शन और जनसांख्यिकी आंकड़े। कुछ हम प्रश्न देख लेते हैं जनजातियों से संबंधित। पहला, मध्य प्रदेश के किस जिले में जनजातियों की जनसंख्या का परसेंटेज सबसे अधिक है? ये पूछा गया मध्य प्रदेश पीएससी में वर्ष 2003 में। ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज द मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट इज, तो वो है आपका अलीराजपुर। अप्रॉक्स 89% ऑफ द पॉपुलेशन इज नियरली अबाउट टू शेड्यूल्ड ट्राइब। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातियों में से एक भील मुख्य रूप से किस जनजाति भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है? भील इज लोकेटेड इन विच जियोग्राफिकल एरिया ऑफ मध्य प्रदेश? तो वो है आपका ऑप्शन मालवा, बुंदेलखंड, विंध्य और सतपुड़ा। आपको पता है मालवा मतलब कि वेस्टर्न मध्य प्रदेश, वेस्टर्न मध्य प्रदेश मेनली एसोसिएटेड विद द भील ट्राइब एंड देयर सब ट्राइब्स। अगला है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला कौन सा है? यहाँ पर परसेंटेज नहीं लिखा हुआ है, मतलब नंबर 1 पर आता है आपका धार। आपने देखा था नंबर पर धार, उसके बाद आपका बड़वानी, उसके बाद आपका झाबुआ। परसेंटेज बेसिस पर आपने देखा था अलीराजपुर, उसके बाद झाबुआ, उसके बाद बड़वानी। ये बेसिस ऑफ परसेंटेज है और ये है आपका नंबर ऑफ बेसिस पॉपुलेशन। अगला, निम्न में से कौन सी जनजाति मध्य प्रदेश की नहीं है? आपको पता है गोंड है, भील है, बैगा भी है, तो कौन सी नहीं है? कोम जनजाति मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। विच वन इज नॉट रिलेटेड टू मध्य प्रदेश? अगला, द वर्ड आदिवासी इज फर्स्टली यूज्ड बाय ठक्कर बापा। मैंने आपको बताया था इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है आदिवासियों का मसीहा। इन्होंने क्या कहा?
पहली बार जनजातियों को आदिवासी कहा? महात्मा गांधी, इन्होंने क्या कहा? तो आपको पता है, इन्होंने गिरिजन कहा था। सरदार वल्लभ भाई पटेल और जवाहरलाल नेहरू, इनके बारे में स्पेसिफिक शब्द नहीं है। विशेष पिछड़ी जनजातियों में मध्य प्रदेश में कौन शामिल नहीं है? विच ट्राइब इज नॉट इंक्लूडेड इन पीवीटीजी ऑफ मध्य प्रदेश? हमें पता है बैगा, भारिया और सहरिया हैं, मतलब गोंड आपकी पीवीटीजी में शामिल नहीं है, ये याद रखिएगा। अगला, मध्य प्रदेश की सबसे कम जनसंख्या वाली जनजाति कौन सी है? इन्हीं में से बताना है, आपको डायरेक्ट नहीं पूछा गया, इनमें से। अब हमें पता है मैक्सिमम पॉपुलेशन भील, फिर आपका गोंड, फिर आपका कोल, फिर कोरकू, फिर सहरिया, फिर बैगा। देख लीजिए क्या दिया है इसमें, भील, गोंड, कोल, मतलब कि भील भी है, गोंड भी है, बैगा भी है। आपका देख लीजिए भारिया ऑप्शन में इनमें से पूछे गए प्रश्नों में से उत्तर होगा। तो कौन सा सबसे कम जनसंख्या तो किसकी है? तो वो है भारिया। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के किस जिले में जनजातीय जनसंख्या परसेंटेज, अभी हमने बात करी मैक्सिमम परसेंटेज 89%, अलीराजपुर। फिर है मध्य प्रदेश का जनसंख्या के आधार पर कौन सा स्थान है? तो पहले नंबर पर आता है मध्य प्रदेश, आपके टोटल पॉपुलेशन में 1.53 करोड़ हमारी पॉपुलेशन है, जबकि हम परसेंटेज बेसिस पर 13th नंबर में आते हैं। आपको कमेंट करके बताना है कि परसेंट बेसिस पर पहले नंबर पर कौन सा राज्य आता है। आपको हिंट दे देता हूं, यह पूर्वोत्तर राज्यों में से एक है, आपके नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में से एक है। अब आपको कमेंट करके बताना है कौन सा है वो। आखिरी प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कुल कितनी अधिसूचित जनजातियां हैं? मैंने आपको बताया था 43 हैं, पहले 46 थी, लेकिन 3 इनमें से हटा दी गई। कौन कौन सी? वो है आपकी कीर, पारधी और मीणा। इनको डिनोटिफाई किया गया है, कब किया गया? 8 जनवरी 2003, 8 जनवरी 2003 को। तो वर्तमान में कितनी हैं? 43। तो दोस्तों ये था आज का हमारा सेशन, जिसमें हमने जनजातियों के इंट्रोडक्शन के बारे में और उनके जनसांख्यिकी आंकड़ों के बारे में देखा। अगले लेक्चर में हम शुरू करेंगे जनजातियों का भौगोलिक विस्तार, जियोग्राफिकल एक्सपांसन ऑफ ट्राइब्स। फिर हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिलेटेड टू ट्राइब्स। तो ऐसे ही आप बने रहिए, देखते रहिए हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म में, आपको ऐसे ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ाए जाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।